दोस्तों, क्या अपराध को देखने मात्र से ही क्या आप लोग अपराधी बन जाएंगे? क्या किसी घटना स्थल पर खड़े होकर किसी अपराध को घटित होना देखना ही आपको अपराधी बना देता है? इसी बारे में है सेक्शन 149 और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 149 जो होता है वो अनलॉफुल असेंबली की बात करता है। अनलॉफुल असेंबली यानी कि जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग होते हैं, उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होता है और हर एक मेंबर को उस कॉमन ऑब्जेक्ट की जानकारी होना जरूरी है। और उस अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ मेंबर्स के द्वारा घटना कारित की गई हो। जरूरी नहीं है कि सभी मेंबर्स उस घटना में पार्टिसिपेट करें। कुछ मेंबर्स हो सकता है कि खड़े होकर देख रहे हों और कुछ उस घटना को अंजाम दे रहे हों। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट है फिजिकल प्रेजेंस, यानी कि जो अनलॉफुल असेंबली होगी उसके सभी मेंबर की घटना स्थल पर फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। दोस्तों, यही एक वह पॉइंट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पुलिस घटना स्थल पर उपस्थित लोगों को भी पकड़कर ले जाती है और अपराधी बना देती है, आरोपी बना देती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है। जजमेंट का नाम है जैनुल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये जजमेंट ये कहता है कि जो बेकसूर लोग हैं, जो घटना स्थल पर खड़े होकर उस घटना को देख रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वह भी अपराधी हों। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 7 गाइडलाइन जारी की हैं, 7 गाइडलाइन जारी की हैं। किसी भी बेकसूर को आरोपी अगर बनाया गया है तो 7 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। नंबर 1 कि जो अनलॉफुल असेंबली है वो कब और कहां गठित की गई, ये आपको बताना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस अनलॉफुल असेंबली के प्रत्येक मेंबर का क्या कंडक्ट था, उस पूरी अनलॉफुल असेंबली का क्या कंडक्ट था और हर एक मेंबर का क्या पार्टिसिपेशन था। आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उस अनलॉफुल असेंबली का मोटिव क्या था, किस मोटिव की वजह से वह अनलॉफुल असेंबली बनाई गई। ये सारी की सारी चीजें निकल के आनी चाहिए। दूसरा, आपको बताना पड़ेगा कि उस अपराध का मैनर क्या था, अपराध करने का तरीका कैसा था, ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपको नेचर ऑफ वेपन्स की जो घटना घटित हुई, जो अपराध कारित हुआ, उसमें किन हथियारों का प्रयोग किया गया था, क्या लाठी डंडों का प्रयोग किया गया था या बंदूक तलवार भी थी। और लास्ट पॉइंट इसका ये बोलता है कि किस प्रकार की इंजरी हुई, यानी कि जो क्षति हुई है वह डेंजरस है, बहुत ग्रीवियस है या सिंपल इंजरी है। इन 7 स्टेप से होकर गुजरना होगा, तभी किसी इंसान को अनलॉफुल असेंबली का पार्ट माना जाएगा। तो ये 7 गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं कि प्रोसिक्यूशन को इन सभी पॉइंट्स की जांच करनी होगी और जांच करके ये बताना होगा कि जो बंदा है उसका भी कोई कॉमन ऑब्जेक्ट था, उसका भी कोई पार्टिसिपेशन था या वह भी अनलॉफुल असेंबली का भाग था और उसका भी कुछ ना कुछ कंडक्ट था उस अपराध को घटित होने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे ही किसी बेकसूर को नहीं फंसाया जा सकता। दोस्तों, ये जो जजमेंट है जैनुल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें टोटल जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया था तो उसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 10 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, ये कहते हुए कि ये 10 लोग वहां खड़े हुए थे और घटना को घटित होते हुए देख रहे थे। मात्र वहां खड़े होने से ये आरोपी नहीं बनाए जा सकते। आपको पहले ये 7 स्टेप प्रूव करनी पड़ेगी। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इनका कंडक्ट क्या था, इनका पार्टिसिपेशन क्या था, क्या इनको उस कॉमन ऑब्जेक्ट की जानकारी थी या नहीं थी। तो ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट ने अंत में सिर्फ एक आरोपी को पनिश किया और बाकी के 10 आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। तो ऐसे बेकसूर लोग जो फंस जाते हैं, उनके लिए यह जजमेंट एक वरदान से कम नहीं है। थैंक यू।